हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, प्रीलिम शॉर्ट न्यूज़ वाले इस लेक्चर में सबसे पहले बात की जा रही है जो अभी 7 अगस्त को हमारे देश में देखने को मिला। ये एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ जिसमें आपने देखा कि एयर इंडिया का जो एक विमान था वो इस जो ये एयरपोर्ट की जो स्ट्रिप है यहाँ पर रुक नहीं पाया और वो गिर गया नीचे जाके वैली में, जिसकी वजह से 18 लोगों की जान चली गई। ये सॉरी, 188 नहीं है, 18 लोग हैं। 18 लोगों की जान चली गई और 100 से ज़्यादा लोग इसकी वजह से आप देखिए इंजर्ड हैं। एक्सीडेंट में आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ देखने को मिले, जैसे कि जो टेबल टॉप एयरपोर्ट के ऑपरेशन से रिलेटेड इश्यूज़ देखने को मिले। टेबल टॉप एयरपोर्ट्स अगर आप देखेंगे इंडिया के अंदर तो लेंगपुई जो मिज़ोरम, शिमला कुल्लू हिमाचल प्रदेश, पैक्योंग सिक्किम, बेंगलुरु कर्नाटक, कोझाइकोड कन्नूर, और ये सारे दोनों जो है केरला के अंदर देखने को मिलते हैं। आप देखिए, ये अक्सर आपसे न्यूज़ में अगर ये है तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कि हमारे देश में इनमें से कौन सा टेबल टॉप एयरपोर्ट नहीं है। तो मान लीजिए आपको फॉर एग्जांपल दे दिया कि उत्तराखंड का कोई एयरपोर्ट का नाम दे दिया कि मान लीजिए जोशीमठ एयरपोर्ट डाल के, और बाकी यहाँ से 3 एयरपोर्ट उठा के बोल दिया कि इनमें से कौन सा टेबल टॉप एयरपोर्ट नहीं है। तो वहाँ पे आपको एलिमिनेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपने यहाँ पे देख लिए सारे टेबल टॉप जो एयरपोर्ट इंडिया के अंदर हैं। तो इसके बारे में आइडिया आप रख सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप देखेंगे कोझिकोड के बारे में, तो कोझिकोड जो है 2860 मीटर का एक एयर स्ट्रिप है, जिसमें जो सेफ्टी फीचर कॉल्ड RESA रनवे एंड सेफ्टी एरिया जो है वो 240 मीटर का है। और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, टू लिमिट द कॉन्सिक्वेंसेस व्हेन देयर इज एन एयरक्राफ्ट ओवररन ड्यू टू लैंडिंग, रिजेक्टेड टेक ऑफ और इवन अंडरशूट्स द लैंड एरिया। मतलब 240 जो एरिया है ये सिर्फ और सिर्फ ये आप बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ के बीच का एरिया, जिससे कि बाई चांस यहाँ तक ना रुक पाया तो यहाँ तक ही जाके रुक जाए। लेकिन आप देखेंगे जो टेबल टॉप एयरपोर्ट का जो ऑपरेशन है वो उसमें कई बार खामियां देखने को मिलती हैं, कई बार बड़े बड़े हादसे देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से अक्सर लोग जान गंवाते हुए नजर आते हैं। ये जो टेबल टॉप एयरपोर्ट है इसमें आप देखेंगे इंटरनेशनल सिविल एविएशन जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बोलती है कि RESA, जिसे कि आप बोलते हैं रनवे एंड सेफ्टी एरिया, जो 240 मीटर का रेकमेंड किया जाता है, मिनिमम 90 और मैक्सिमम 240 मीटर का ये होना ही होना चाहिए, जिससे कि एयरपोर्ट की एक अप्रूवल मिल सके। तो ये सारी जो चीज़ थी आप इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। ये जो आप देखिए ये पूरा जो कोझिकोड एयरपोर्ट है ये आप देखिए काफ़ी लंबी सी एक हवाई पट्टी है, जिसमें देखिए काफ़ी ऊंचाई पे, देखिए आप देख सकते हैं काफ़ी ऊंचाई पे बनाई गई है। और इसको प्रॉपरली मैनेज करने की ही बात की जा रही है कि कैसे यहाँ तक ही सारे प्लेन्स को रोक दिया जाए, जिससे कि ये फ्यूचर में कभी भी यहाँ पे जाके ना गिरे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में आप आइडिया रख सकते हैं। फिर यहाँ पे बात की जा रही है श्रीलंका के, जो आप देखिए ये है श्रीलंका, ये जो एरिया है ये श्रीलंका। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात की जा रही है। श्रीलंका में अभी महिंद्रा राजपक्षा जो है उन्होंने नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। अभी उन्होंने 2/3 बहुमत से जीत हासिल करी है अपने देश के अंदर, जो कि आप देखेंगे इन्हें अपॉइंट किया गया था। गोटबया प्रेसिडेंट जो हैं, इनके जो ये बड़े भाई हैं और इनके जो छोटे भाई हैं गोटबया वो प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा इन्हें अपॉइंट किया गया था। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो देखने को मिला था श्रीलंका के अंदर, जिसे बोलते हैं पोडुजाना पेरामुना पॉलिटिकल पार्टी है। इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम आप इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया ज़रूर रखिएगा, क्योंकि श्रीलंका के साथ जो हमारा बायलैटरल रिलेशन है अब आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे श्रीलंका का जो चाइना की तरफ झुकाव है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमारा जो बायलैटरल रिलेशन है श्रीलंका के साथ वो आने वाले टाइम में हैम्पर होता हुआ नज़र आ सकता है। तो इस बारे में आप आइडिया रखिएगा। फिर यहाँ पे बात की जा रही है, अभी हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी एक स्कीम लाई गई, जिसमें 3 लाख करोड़ का कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा बिजनेसमैन और MSME सेक्टर्स को। तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े पैमाने पे लिक्विडिटी जो है वो पंप की जा रही है हमारी मार्केट के अंदर में। अभी आप देखेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इसमें जो लोग हैं वो और कवर किए जाएंगे, वो है MSME के अलावा सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो कि प्रोफेशनल्स हैं और जो कि
कि बिजनेस चला रहे हैं अपना, या फिर कोई और कुछ काम कर रहे हैं, वो सभी को ये लोन मिल सकता है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत आप देखेंगे सेंटर का जो आत्मनिर्भर पैकेज है उसके तहत काम किया जाएगा। इंडिविजुअल बेनिफिशियरीज जैसे कि आप देखेंगे डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हो गए, वेंडर्स हो गए, या फिर टैक्सी ड्राइवर्स, इन सभी लोगों को बड़े पैमाने पे पैसा दिया जाएगा जिससे कि ये अपना जो है बिजनेस अच्छे से चला सके। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जो है एमएसएमई में बैंक और एनबीएफसीज के द्वारा इसमें 20% का जो है आउटस्टैंडिंग क्रेडिट दिया जाएगा। 29/2020 से बोरोवर जो होंगे उनको अधिकतम 20 करोड़ और 20 करोड़ 25 करोड़ आउटस्टैंडिंग और 100 करोड़ टर्नओवर एलिजिबल होगा। 45 लाख जो यूनिट्स हैं वो अपनी बिजनेस एक्टिविटी को रिज्यूम कर सकेंगे, सेफ गार्ड कर सकेंगे अपनी जॉब्स स्कीम को। और ये आप देखेंगे 31 अक्टूबर से इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा। लोन्स का जो टेन्योर होगा वो 4 साल का होगा और मॉरिटेरियम जो होगा मैक्सिमम जो है आप मॉरिटेरियम देखेंगे 12 महीने ऑन प्रिंसिपल रीपेमेंट। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में आप आइडिया रख सकते हैं। कुल मिला के बात अगर मैं आपको बताऊं तो सरकार की जो पूरी कोशिश है कि मार्केट में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लिक्विडिटी पहुंचाई जाए, पैसा पंप किया जाए, जिससे कि जो डिमांड और सप्लाई की जो चेन है, ये जो डिमांड और सप्लाई ये पूरी तरीके अच्छे से काम कर सके। क्योंकि जब मार्केट में डिमांड होगी तभी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ काम करेंगी, सप्लाई वहीं से बढ़ेगी। तो यही बेसिक चीज़ होती है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, तो वही सरकार कर भी रही है। अब ये देखना है कि कितना कामयाब होती है सरकार इस पूरी प्रोसेस में। टीम ऑफ जो रेस्क्यूअर्स हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के, एनडीआरएफ के, जो कि आप अक्सर देखने को मिलते हैं ऑरेंज यूनिफॉर्म से, आपने देखा होगा जब भी कोई बाढ़ होती है या कोई ऐसी आपदा आ जाती है, दुर्घटना घट जाती है, कहीं पे अर्थक्वेक आ जाता है, वहाँ पे आपको ये ऑरेंज यूनिफॉर्म्स वाले देखने को मिलते हैं। तो ये नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के लोग होते हैं जो कि नेचुरल कैलामिटीज़ में जो या फिर मैन मेड डिजास्टर्स में काम करते हैं। इससे आप देखेंगे अगर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इसे 2005 के अंदर इस एक्ट को बनाया गया। इसमें आप देखेंगे इस्टेब्लिश किए जाते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ एट नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। मतलब 3 जगह पे इसके जो लोग हैं वो डिप्लॉय किए जाते हैं, नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इनको आप देखेंगे नेशनल डिजास्टर रिस्पांस एंड मिटिगेशन फंड्स के तहत पैसा प्रोवाइड किया जाता है जो कि एनडीआरएफ के कंट्रोल में रहता है। एनडीआरएफ जो है इसने 2006 रेज्ड इन 2006 4 मोर एनडीआरएफ बटालियंस, इसने 4 और बटालियंस बना ली है, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा वुमेन रेस्क्यूअर्स, वुमेन जो महिलाएं जो हैं उस वो देखने को मिलेंगी जो कि रेस्क्यू में काम करती हुई नज़र आती हैं। साथ ही आप देखेंगे एनडीआरएफ फंक्शंस, एनडीआरएफ जो काम करता है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, आपके प्री से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछने को मिल जाएगा कि डिजास्टर रिस्पांस फोर्स किसके लिए काम करता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करता है। इसमें इसको हेड किया जाता है डायरेक्टर जनरल के द्वारा। तो आप डीजी के बारे में थोड़ा गूगल करके ज़रूर देखिएगा कि कौन है इस समय इंडिया के डायरेक्टर जनरल। और इसमें आप देखेंगे इसमें जो सीएपीएफ के जो लोग होते हैं जिनको आप बोलते हैं कंबाइंड आर्म्ड पुलिस फोर्स, इसमें भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सॉरी, ये लोग भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इनको डेप्यूटेशन देखने को मिलता है 7 साल के आसपास का, जिससे कि ये पूरे इस नेशनल ट्रेजेडी में काम करते हुए नज़र आते हैं। जब भी कोई देश में बड़ी आपदा आती है वहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं। बटालियन जो है इसमें अलग अलग स्टाफ्स की देखने को मिलती है। सीआरपीएफ जिसे आप बोलते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, ये सारी जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस है यहाँ पे भी काम करती हुई नज़र आती हैं। इस बारे में आप आइडिया रख सकते हैं। फिर यहाँ पे बात की जा रही है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ के बारे में। इसने अभी एक स्टेट वाइज डेटा रिलीज किया जिसमें कि एनवी स्टैट्स इंडिया रिपोर्ट के बारे में बताया गया। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि एनवी स्टैट्स इंडिया 2020 रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज करी गई, तो ये एनएसओ के द्वारा रिलीज करी गई, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इसमें आप देखेंगे एवरेज नंबर ऑफ हीट वेव, मतलब जो गर्मी के जो बहुत तेज जब गर्मी होती है, जिसे आप जब बोलते हैं ना कि आग बरस रही है गर्मी वाले सीजन में, तो हीट वेव डेज जो है 2019 में
काफ़ी हाईएस्ट रिकॉर्ड करे गए हैं। आप देखेंगे लगभग राजस्थान में 20 दिन का हीट वेव रिकॉर्ड किया गया, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में 13 दिन का हीट वेव रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद आप देखेंगे 2019 का एक ऐसा साल रहा है जो कि थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ हीट वेव रिकॉर्ड किए गए। ये जो एरिया है, ये जो पूरा जो टेन्योर है, इसमें आप देखेंगे 2010 से 2012 के बीच में ये पूरा जो डेटा है अवेलेबल कराया गया है। इसमें आप देखेंगे कोल्ड वेव डेज जो है वो रिपोर्ट करेंगे, इसमें इंक्रीज देखने को मिला 45 जो कोल्ड वेव डेज देखने को मिले 2018 में, 29 कोल्ड वेव डेज देखने को मिले 2017 में, और एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन डेथ्स जो है 2018 के अंदर, इसमें आप देखेंगे ये हाईएस्ट थी 6 सालों में वेस्ट बंगाल के अंदर। प्राइमरी जो सोर्स है ड्रिंकिंग वाटर का वो 2018 रूरल इंडिया में आप देखेंगे यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो पानी पीते हैं ट्यूबवेल का या हैंड पैप का, ये सब पानी पीते हुए नज़र आते हैं। अर्बन एरियाज़ की अगर आप बात करेंगे तो पाइप्ड वाटर अक्सर लोगों को मिल जाता है, टैप मिल जाता है, सरकारी नल जो होता है जिससे वो पानी पी पाते हैं। सैंड पाइप जिसे बोलते हैं आप, हैंड पाइप, ज़मीन के अंदर इसे ज़मीन से ग्राउंड वाटर सक किया जाता है। जो बॉटल्ड वाटर जो अक्सर आपने देखा होगा कि जो कैन आते हैं 20-20 लीटर के, उससे पानी, ये सारी चीज़ें जो है दिल्ली अंडमान के बारे में बात की जा रही है। तो इसके बारे में आप आइडिया रख सकते हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कैसे अब रिस्पॉन्ड कर रहा है, कैसे हमारे देश में जो हीट वेव डेज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जो कोल्ड वेव डेज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरा ये क्लाइमेट चेंज का असर देखने को मिल रहा है, जो कि आप जिसके बारे में आप आइडिया रख सकते हैं। तो दोस्तों ये था टोटल अभी का प्रीलिम्स का शॉर्ट न्यूज़ का लेक्चर। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करिए, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक करने का पूरा हक है। कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर आपको पीडीएफ मेरे इस लेक्चर की चाहिए तो मेरे आय सूत्रा चैनल टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, जो भी क्वेश्चन पूछता हूं वो आप जाके कमेंट बॉक्स में, या फिर आपको जो मैंने एडिटोरियल वाले जो लेक्चर में क्वेश्चन पूछा था वो उसका क्वेश्चन का आंसर आप मेरे जो फेसबुक का डिस्क्रिप्शन पेज है वहाँ पे आप अपना आंसर पोस्ट कर सकते हैं। जो सबसे अच्छा आंसर लिखेगा उसका मैं नाम भी लूँगा और आने वाले टाइम में उसको और ज़्यादा अच्छे से हेल्प प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि जो बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं उनको मैं जितनी ज़्यादा हो सके उतनी हेल्प प्रोवाइड करूँ। मैं चाहता हूँ कि इंडिया जो है कोचिंग फ्री इंडिया बने। कोचिंग में पैसा जो खर्च करते हैं वो पैसा बिल्कुल मिनिमम टू मिनिमम बैलेंस में, मिनिमम खर्चे में, जैसा आप ये यूट्यूब का लेक्चर मैं बनाता हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरनेट का और एक स्मार्टफोन की ज़रूरत होती है। वहाँ से आप पूरे इस लेक्चर को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आने वाले फ्यूचर में मैं पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सभी के लेक्चर लेके आऊँगा। अभी के लिए फ़िलहाल मैं सिर्फ करंट के ही लेक्चर बना रहा हूँ, तो इसके बारे में आप ये आइडिया रखिए। अगर कुछ आपको लगे कि मुझे और आगे लेक्चर बनाने चाहिए, ज़रूरत है आपको, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर करने की कोशिश करूँगा जल्दी। तो दोस्तों ये था आज का टोटल लेक्चर। थैंक्स अ लॉट गाइस, जय हिंद।